Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today here we are with another topic from current affairs. In between, I had break for 2-3 days. I was not able to upload video daily on daily basis, so sorry for that. But here I have with 2-3 topics which is important for prelims point of view, and some of them are important for mains point of view as well. So first, it's a very factual thing. We have to remember it's only facts. It's and for prelims point of view, which is Organization of Islamic Cooperation (OIC). So OIC जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन. इसमें 57 मेंबर है और 4 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ ग्रुप है. ये OIC हैज़ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूएन. इसका परमानेंट डेलीगेशन है यूएन में, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का भी है. यूएन में भी है और यूरोपियन यूनियन में भी है परमानेंट डेलीगेशन. इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है OIC की वो है अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच. और जो हेडक्वार्टर है वो है जेडा, सऊदी अरेबिया में. और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ 57 मेंबर, 57 मेंबर है, जो उसमें से 56 है वो यूएन के मेंबर भी है. उसमें से सिर्फ एक पैलेस्टीन ऐसा स्टेट है जो यूएन का मेंबर नहीं है बट OIC का मेंबर है. और जो बेसिकली इसके मैक्सिमम जो स्टेट है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है. बट कुछ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में ऐसे भी स्टेट है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है उस स्टेट में, जैसे कि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है. बट इंडिया OIC का मेंबर नहीं है. OIC का मेंबर नहीं है इंडिया. और इंडिया को 2000 आई थिंक 18 या 19 में इसमें OIC में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, जब सुषमा स्वराज एक्सटर्नल मिनिस्टर थी. तो वो इसकी ओपनिंग में पार्ट लिया था. OIC की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें सुषमा स्वराज ने भी पार्ट लिया था. सो बेसिकली इंडिया पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है OIC का. बट ऑन इनविटेशन इंडिया वाज प्रेजेंट देयर बैक इन 2018 और आई थिंक 2019. और फ्यू कंट्रीज हैव सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, जैसे कि कुछ देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है तो वो ऑब्जर्वर स्टेट है, जैसे कि रशिया एंड थाईलैंड. सो ये बेसिकली एक फैक्चुअल डिटेल है OIC के बारे में, जो कि प्रीलिम्स में कई बार पूछी जा सकती है. सो नेक्स्ट जो है वो बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और यहाँ आपका जो व्यूज़ है इस चीज़ के बारे में वो काफ़ी मैटर करते हैं. तो आपको इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, क्या इसके कॉन्स एंड प्रोज हो सकते हैं. मैरिज, मिनिमम एज ऑफ मैरिज. सो मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्यों न्यूज़ में है कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन 18 से 21 की जाए. और ये किस लीगल एज फॉर मैन ऑलरेडी 21 साल है, तो वुमेन के लिए भी 21 साल कर दी है. कैबिनेट का डिसीजन अभी आया है. सो जो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो लॉज है उनको अमेंड करना पड़ेगा कि ताकि ये लीगल एज बन जाए फीमेल के लिए भी. सो फॉर हिंदूज़ के लिए अलग से एक्ट है, हिंदूज मैरिज एक्ट. सो 1955 इसमें 18 साल है फीमेल के लिए मिनिमम एज फॉर मैरिज और 21 साल है लड़के के लिए. सो और इस्लाम माइनर हु हैज़ अटेन्ड पॉवर्टी, जो कि जिसने मतलब एक जो अडल्ट एज है वो पार कर ली है. और वैसा जो चाहे वो माइनर भी हो उसको इस्लाम में शादी वैलिड है. लेकिन हिंदूज़ के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें 18 साल फीमेल के लिए है और 21 साल मेल के लिए है. सो अब स्पेशल मैरिज एक्ट ये बेसिकली 1954, ये बाकी धर्म, हिंदू धर्म को छोड़ के. हिंदू धर्म में सिर्फ हिंदू नहीं है, सिख है, बौद्ध है, जैन है और ऐसे और कोई छोटे से जो धर्म हैं जो हिंदू धर्म से अपार्ट हुए हैं या कोई ट्राइब. सो ऐसे जो धर्म हैं जैसे सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू,
तो वो सब इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट है जैसे अलग धर्म के लिए, उसमें लाइक और भी जितने धर्म हैं इंडिया में, वो सब स्पेशल मैरिज एक्ट है। अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम क्रिश्चियन ऑल दैट, तो वो मैरिज इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड होती है। तो ये भी एक एक्ट है जो कि अमेंड करना पड़ेगा। अगर फीमेल की जो लीगल मैरिज एज है उसको इंक्रीज करना है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था, जो प्रिस्क्राइब करता है कि 18 और 21 एज होनी चाहिए फीमेल और मेल की। तो मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज फॉर द वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिव। सो अब ये आपको देखना है कि जो ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि मिनिमम एज 21 कर देनी, 21 होनी चाहिए, वो क्या सही है गलत है। आपको सही और गलत के बेसिस पे नहीं, बल्कि इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में लिखना है कि ये प्रोज है, इसके इसके फ़ायदे हो सकते हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि ऑपोजिशन ऑलरेडी से बोल रहा है कि 18, अगर हमने 18 पे भी काफ़ी लोगों को फीमेल जो है वो बर्डन लगता था, और उस वजह से वो एक प्रेशर और प्रेशर ऐड करेगा फैमिलीज़ पे, पूरे फैमिलीज़ पे। और एक फीमेल फिटिसाइड की भ्रूण हत्या जो होती है फीमेल की, वो बढ़ जाएगी, बिकॉज द एक जो जब फीमेल को टेक केयर, उनका जो देखभाल करने की है वो एज बढ़ा दी गई है, तो 21 साल कर दिए, तो एक और प्रेशर ऐड हो गया है। सो ये कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। और इससे फीमेल फिटिसाइड, दूसरा है कि केसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो उसके है क्या बोलते हैं चाइल्ड मैरिज के, बिकॉज एज बढ़ गई है। तो कुछ काफ़ी लोग अभी भी जो 18 है, जबकि 18 है फीमेल की मैरिज एज, उसमें भी लोग चाइल्ड मैरिज 15-16 ऐसे एज पे मैरिज करते हैं, और केसेस वो पाइल अप हो रहे हैं। अगर 21 करेंगे तो और केसेस पाइल अप होंगे, एक बर्डन बढ़ेगा गवर्नमेंट पे और कोर्ट में। सो ये एक टाइप ऑफ बर्डन है। लेकिन अगर 21 करते हैं तो तो ये है कि जो पॉपुलेशन पे है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसका। एक फर्टिलिटी जो रेट होती है वो बेसिकली 18, 19, 20 इस एज में काफ़ी ज़्यादा रहती है, और जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट कम होती जाएगी। दूसरा ये कि एक फीमेल को लाइक खुद के करियर या अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और भी काफ़ी फ्रीडम मिलेगी फीमेल को। काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं। एक फैमिली का जो प्रेशर रहता है मैरिज के बाद, बच्चे होते हैं, एक 18-19 साल का होने पे वो एक बेसिकली मेंटल फिजिकल सब प्रेशर आता है फीमेल की बॉडी पे, मेंटल हेल्थ पे, वो एक कम हो जाएगा। बिकॉज 21 एज इज़ जैसे आपकी एज बढ़ती है वो एक हैंडल करने का प्रेशर हैंडल करने की जो वो एबिलिटी रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। सो वो सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि वेदर जो ये डिसीजन है सही है गलत है, अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है दुर्गा पूजा इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या है? तो हेरिटेज जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है वो बेसिकली कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है। उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल में जैसे कि ताजमहल हो गया, सांची स्तूपा, ऐसी जो बेसिकली मॉन्यूमेंट्स है जो फिजिकली अवेलेबल है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो बेसिकली परमानेंटली देयर है, जैसे कि अब सांची स्तूपा हो गया। सो इंटेंजिबल है बेसिकली, they are there but we can see it, and it's not permanently there, it will come for time period when it has to be, और फिर से अगले साल, फिर से अगले साल। उसी तरह ही दुर्गा पूजा है, उसको इंटेंजिबल इसमें इंस्क्राइब किया है। बेसिकली ये एक फ्यूजन है दुर्गा पूजा जो है रिलीजन और कल्चर का। और लोग, ये बंगाली लोग इसको ज़्यादातर बेसिकली
मानते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। और ये 5 दिन का एक त्यौहार है, बेसिकली एक मेला है, जो कि नवरात्रि के 5वें नवरात्रि में शुरू होता है और दशमी में ये ख़त्म हो जाता है। और इसमें लोग दुर्गा पूजा कलेक्टिवली दुर्गा पूजा करते हैं, एक लार्ज क्राउड इकट्ठा होकर एक दुर्गा पूजा करता है, और ये काफ़ी फेमस है कलकत्ता में। और हु इज़ रिगार्डेड फेमिनाइन, जो मतलब एक शक्ति के रूप में इसको पूजा जाता है, एक फीमेल गॉडेस है। इंडिया के अभी 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट ऑलरेडी देयर है, आप गूगल में जाके इसकी लिस्ट देख सकते हैं। उसमें जैसे कि योगा हो गया, कुंभ मेला हो गया, ये सब ऐसी ऐसी ये। और इंडिया का जो फर्स्ट फेस्टिवल है, एशिया का जो फर्स्ट फेस्टिवल है, जिसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में इसको कंसिडर किया गया है। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को कंसिडर करने का क्या क्या क्राइटेरिया है बेसिकली, तो यूनेस्को.org जो है, उसमें कल्चरल हेरिटेज को सिर्फ मॉन्यूमेंट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे तक सीमित नहीं रखा है। जैसे कि भाई अब मॉन्यूमेंट है जो हमारे पूर्वजों की देन है, जैसे कि लाइक ताजमहल है, या फिर कोई भी पुराने टेम्पल्स है, खजुराहो में जाओ आप, या तमिलनाडु में काफ़ी पुराने पुराने टेम्पल है, हर जगह टेम्पल्स है। ऐसे हैं जो कि वाराणसी जाओ और हरिद्वार जाओ आप, सो इट्स लाइक अ heritage we have attained from our ancestors. So ये बेसिकली कल्चरल हेरिटेज वही नहीं है। वो कल्चरल हेरिटेज लाइक हमने कुछ कल्चर, जैसे हमारी ड्रेसिंग हो गई, वो अभी हमने हम पूर्वजों से पाई है, या फिर हमारे जैसे मेले हो गए, या फिर हमारा जो पूजा करने का स्टाइल है, सभी चीज़ें हम बेसिकली एक अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं। मे भी कुछ चीज़ें नहीं ऐड हो उसमें, कुछ चीज़ें लैप्स हो जाए, बट एक कॉन्टीन्यूस एक ओरली ट्रांसमिटेड एक नॉलेज होती है। तो सिर्फ इसमें जो कल्चरल हेरिटेज है, इसमें सिर्फ मॉन्यूमेंट को ही कंसिडर नहीं किया जाता, इसमें ऑल्सो ट्रेडिशन ऑफ लिविंग एक्सप्रेशन, जैसे कि लिविंग एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कि फ्रॉम आवर एंसेस्टर पास टू आवर डिसेंडेंट। सो जो हम अपने पूर्वजों ने अपनी जो फ्यूचर के को है वो पास की है ओरली, ये ट्रेडिशन। तो जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट हो गए, जैसे मार्शल आर्ट हो गए, वो सब, या सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, जैसे रिचुअल्स हो गई, शादी की प्रैक्टिस हो गई, वो भी ट्रेडिशनल है, वो आज की बनाई हुई प्रक्रिया नहीं है, वो काफ़ी सालों से वैसे ही आ रही है। कुछ चीज़ें ऐड हो रही है, कुछ चीज़ें लैप्स हो रही है, लेकिन एक जो बेसिक टेनेट है उसका शादी का, वो प्रैक्टिस जो है वो एक सेम बनी हुई है। वैसे ही मेले हैं, उस वर्षों से आते लोग मना रहे हैं, और सब चीज़ें इवेंट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स। सो इसमें जो कल्चर, इसमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट स्किल और ऐसी सब चीज़ें जो सोशल प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स हैं, इन सब को कंसिडर किया जाता है। तो उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के में रखा जाता है यूनेस्को द्वारा। तो इसकी जो लिस्ट है वो इंटेंजिबल और टेंजिबल है। इंटेंजिबल में 14 है अभी तक, 14 ऐसे चीज़ें हैं, या जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उस वैसी 14 है इस लिस्ट में। और शायद जो टेंजिबल में है वो शायद 39 है, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो जो ये, लेकिन एक जो एक सोशल जो GS1 है, उसके लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी करके एक GS1 में मेंस में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिनिमम में, जो इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो आप इस पे इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लें, वो क्या क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही है गलत है, वो चीज़ों पे आप इस क्वेश्चन को रिकंसिडर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल फैक्ट्स है सिर्फ यहाँ। तो आप इन फैक्ट्स को ही याद रखिए। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।